तो आउट ऑफ 70% जो भी धरती में पानी है उसमें सबसे ज्यादा जो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए ओशंस 97.5%, आइस शीट्स या ग्लेशियर्स ये है 2.05 मतलब 2% रख लो आप अप्रोक्सीमेटली, और ग्राउंड वाटर जो कि 0.68%। तो यही तीन चीजें जो है, ठीक है। अगर हमें पता मतलब कई बार पूछते हैं क्रोनोलॉजी में कि उसको परसेंटेज के प्रेजेंस के हिसाब से बताइए, तो पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो सबसे ज्यादा ओशंस, फिर ग्लेशियर्स, फिर ग्राउंड वाटर, ठीक है। बाकी देखिए जो और है छोटे छोटे, अगर आप उसको और सीक्वेंस में लगाएंगे, इसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर वहां पे भी कितनी क्वांटिटी है सॉइल मॉइस्चर में, तो 0.00, ठीक है। फिर लेक्स में कितना पानी है, 0.013। फ्रेश वाटर कितना है, तो फ्रेश वाटर है 0.0001, बहुत ही कम, ठीक है। लास्ट में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है वाटर 0.0009। इस तरह से ये जो कंपोजिशन है, ठीक है, आपको पहले 3-4 का पता होना चाहिए, बाकी तो चलो कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आइडिया रखेंगे तो कई बार इसका सीक्वेंस में आ जाता है, ठीक है। बाकी ओशंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। 5 मेजर ओशन जो मैंने बताए थे उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि उनकी डीपेस्ट पॉइंट बताए थे मैंने, ठीक है। अटलांटिक ओशन का भी बताया था, पैसिफिक का भी, इंडियन ओशन का भी। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो कि इससे जुड़ी होती है और कई बार क्वेश्चन उनसे आते हैं। एक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और एक है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, दो टर्म, इनको समझना, इनमें डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल का मतलब है महाद्वीपीय, है ना, कॉन्टिनेंट पे। अब कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे धरती पे 7, ठीक है, मेजर। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती क्या है, तो जो जब भी हम समुद्र सॉरी जो हमारा ओशन एरिया होता है, ठीक है, दो धरती से कहीं ना कहीं अटैच तो होता है, ठीक है। तो जो शैलो सबमर्ज, शैलो का मतलब होता है उथला, ठीक है, मतलब जैसे ही हम धीरे धीरे माना कि समुद्र यहाँ लग रहा है, तो धरती से जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, तो उस एरिया को हम शैलो कहते हैं, ठीक है, उथला, जो जहाँ पे हमें ना धरती दिखती है नॉर्मली, ठीक है, कि भाई अभी वो ज्यादा गहरा नहीं है, मतलब डीप का उल्टा होता है शैलो, ठीक है, मतलब डीप जो है वो गहरा है, बहुत गहराई है, जो शैलो है वो उथला है, ठीक है, वो ज्यादा जैसे स्विमिंग पूल है, वो शैलो है, ठीक है, वो गहरा नहीं है, वो पता है कि उसमें आदमी डूबेगा नहीं। तो जो शैलो एरिया होता है, ठीक है, वो सबमर्ज मतलब आधा डूबने वाला, ठीक है, कुछ हिस्सा उसके मतलब आप डूब सकते हैं, तो वो वाला शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन होती है कॉन्टिनेंट की, उसी को ही हम, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो शैलो सबमर्ज्ड, ठीक है, एक तो मर्ज होता है ना कि पूरा डूब जाना, और ये सबमर्ज्ड मतलब उसमें आधा, ठीक है। तो ये जो एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको बोलते हैं,
उसका मतलब है द शैलो सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब देखो ये कॉन्टिनेंट है और ये आपका क्या है, पानी, मतलब ओशन। तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे धीरे धीरे इस तरह की स्लोप होगी, ठीक है। कई बार क्या स्लोप होती है, उसको स्लोप कहते हैं। और ये जो है वो हमारा जो एरिया कैप्चर करेगा, जहां जहां गहराई बढ़ती जाएगी उसी को हम शेल्फ कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्टिनेंट की एक्सटेंशन होती है, जहाँ पे शुरुआत, ठीक है, एक, और वो जो उतला एरिया जहाँ जहाँ से गहराई बढ़ने लग जाती है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अब ये हमें टेक्निकली कई बार पता होना चाहिए कि कितनी होती है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है वो एक्सटेंड कर सकती है 100 फैथम तक, ठीक है। FATHOM। ये फैथम क्या होता है, पता है किसी को? किस चीज की यूनिट है ये 100 फैथम? गहराई की। हाँ, गहराई की, बिल्कुल। फैथोमीटर, इसके लिए गहराई को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर यूज होता है। और ये जो एक्सटेंशन होती है वो 100 फैथम की एक्सटेंड हो सकती है, अप टू 100 फैथम। और 1 फैथम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1.8 मीटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी बताया, ठीक है, न्यूज में आया था, नॉटिकल माइल्स। तो वो नॉर्मल माइल से ज्यादा होता है। नॉटिकल माइल्स मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे यूज होता है, पानी में, वायु में, स्पेस में, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही पानी में गहराई होती है, गहराई को मापने के लिए फैथोमीटर यूज करते हैं, फैथम। एक फैथम जो है 1 फैथम इज इक्वल टू 1.8 मीटर, अप्रोक्सीमेटली वही है। उस पर मैंने नॉटिकल माइल्स में भी बताया था कि 1.85, ठीक है। वैसे ही ये भी 1.8 मीटर है एक फैथम। तो 100 फैथम जो होगा वो 100 कितने हो जाएंगे उसमें, 180 मीटर के आसपास, ठीक है, 180 मीटर। तो ये आपने ध्यान रखना है फैथम क्या है और मीटर के साथ इसका क्या रिलेशन है। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कितने फैथम तक जो है वो डेप्थ में एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इतना जो है वो ये एक्सटेंडेड है इसका 100 फैथम। अब देखिए एवरेज जो विड्थ होती है, ठीक है, एवरेज अगर हम विड्थ देखें, एवरेज स्लोप देखें तो लगभग 70 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए बहुत ज्यादा अगर हम बात करें कि हमारा जो समुद्र है उसकी गहराई धीरे धीरे जब बढ़ती है तो 1 डिग्री, जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया था एक बार, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, 70 किलोमीटर। इस केस में, समुद्र के केस में 1 डिग्री के लिए 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो वहां पे 1 किलोमीटर जो है वो 111 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्निकली अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो 1 डिग्री के ऊपर एवरेज जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 70 किलोमीटर देखने को मिलती है। एवरेज स्लोप अगर 1 डिग्री की, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ना, 1 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर 1 डिग्री एंगल की स्लोप है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, तो वो जो डिस्टेंस होगा, जो एवरेज विड्थ होगी, उसकी चौड़ाई होगी, वो 70 किलोमीटर की होगी। तो ये वैसे टेक्निकल चीजें पूछता कोई नहीं है, ठीक है, बस ये कि फैथम के लिए पूछता, मतलब पूछ सकते हैं फैथम क्या है और इसकी रिलेशन क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। बाकी देखिए लगभग ये ध्यान रखना कि 20% का जो ऑयल एंड गैस रिजर्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिल जाते हैं, समुद्र में ज्यादा गहराई तक नहीं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आई थिंक याद होगा आपको, 6000 मत्स्य, याद है? यस सर। हाँ,
तो मत्स्य 6000 मतलब अप टू 6 किलोमीटर गहराई तक जाएगा वो, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो बात की थी अभी कि इन्होंने ये सबमर्सिबल जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। तो ये जो मत्स्य 6000 है ना, वो 6 किलोमीटर तक गहराई तक जाएगा। और वो क्यों जा रहा है, क्यों गया, मतलब क्यों छोड़ा गया? जो इंडियन ओशन में जो हमारे रिजर्व है, मिनरल जो है डिपॉजिट्स, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन, ठीक है, इस चीज की कहाँ कहाँ हमें गहराई में पता लगता है कि वो कहाँ क्या क्या है वहां पे, और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें मैंने सोनार का भी जिक्र किया था उसमें। तो ये जो है वो हमारा, ये इसी का ही एक तरह से लिंक है, इससे जुड़ा हुआ है ये चीज। सो अबाउट 20% ऑफ ऑयल एंड गैस जो है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को वो सहारा लेके यही चीज पूछ लें कि कितने प्रतिशत का रिजर्व जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। अबाउट 20% ऑफ ऑयल एंड गैस जो है वो लगभग यहाँ पे देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में, जो ओएच इसका बेसिन होता है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो, अगर हम जैसे गहराई में जाएंगे तो इस तरह की स्लोप, जैसे देखिए अगर कोई, अब देखो कहीं ना कहीं आपको पता है जो डेप्थ होती है तो उसमें स्लोप तो देखने को मिलेगी। और वो क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने बताया है आपको, या पता भी है आपको, कि जो धरती का एरिया है वो तो उठा हुआ है, बट जो पानी का जो एरिया है, पानी का जो मतलब वो है, वहां पे समुद्र की जो गहराई होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल अगर हम बात करें डेप्थ की, जैसे हम मैरीना ट्रेंच की बात करते हैं, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो ये जो इसके साथ जो है वो स्लोप के साथ ही बनेगा ना, जैसे अब उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम धरती की बात करें कॉन्टिनेंट की, तो उसके साथ हम गहराई देखें तो उसकी ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऊंचा है, बट पानी तो गहरा है, डेप्थ है, इसलिए वो जो स्लोप है उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। और ये लगभग जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है, इसको बोल सकते हैं कि जो सी वर्ड्स, जैसे जैसे हम समुद्र में जाएंगे, जैसे जैसे पानी में जाएंगे, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एक्सटेंड करती है, ठीक है, आगे को बढ़ती है। और वो कितनी हो सकती है वो डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एवरेज स्लोप जो होती है वो हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज स्लोप ऑफ सी? एवरेज स्लोप होती है 2 डिग्री से 5 डिग्री। इम्पोर्टेंट है कि 2 डिग्री मिनिमम होगी और मैक्सिमम 5 डिग्री होगी। एवरेज स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स की एवरेज स्लोप कितनी होती है? 2 to 5 डिग्री, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। द बाउंड्री बिटवीन शेल्फ एंड स्लोप, ठीक है, इसको शेल्फ ब्रेक कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल ब्रेक, इसके बीच का जो डिफरेंस है, बाउंड्री है, उसको शेल्फ ब्रेक कहते हैं, ठीक है। और लगभग जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्लोप कहते हैं। जैसे ही स्लोप का जो अंतिम पॉइंट आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, अभी देखो डायग्राम के जरिए ज्यादा समझ आती है ये चीजें, ठीक है। बट ये है, ये डायग्राम भी चलो मैं बता दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, एक और चीज आती है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। तो वो सारी मैं पहले बता देता हूँ, फिर डायग्राम डायग्राम पे ज्यादा क्लियर हो। तीसरा है कॉन्टिनेंटल राइज। ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है, राइज का मतलब है उठना, बढ़ना। तो कॉन्टिनेंटल राइज एक ऐसा एरिया है, ठीक है, और वो कहाँ है? वो जहाँ पे अभी हमने स्लोप की बात की, तो उस स्लोप के बिल्कुल पैरों, स्लोप के बिल्कुल बीनीथ, नीचे, ठीक है, फीट ऑफ द स्लोप, ठीक है, वहां पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्लाइटली हल्का सा जो है
वो राइज करेगा, उठेगा ऊपर की ओर ड्यू टू द, अब देखिए वहां पे जो है समुद्र में बहुत सारा मलबा भी देखने को मिलता है, सिल्ट वगैरह, गाद वगैरह, जो भारी मटेरियल होता है वो बैठता है वहां पे, कीचड़ वगैरह, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं उसको बोलते हैं डेब्रिस, ठीक है, मलबा। तो वो इकट्ठा होके नीचे होगा, वहां पे जमा होगा, एकमुलेट होगा, और उसी ट्रांसपोर्टेशन को हम, उसी चीज को, उसी एरिया को हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज एक्चुअली क्या है, तो ये कॉन्टिनेंट का ही जो मलबा है, जो एकमुलेशन इकट्ठा होके वहां पे बैठा हुआ है, उसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल राइज हम शब्दों में लिखे तो क्या है ये, इट इज एन एरिया, क्या है, एक एरिया है जो कहाँ है, एट दी फुट ऑफ दी स्लोप, ठीक है। जो स्लोप है उसकी फुट, जैसे जहाँ स्लोप खत्म हो रही है वहां पे वो जमा पड़ा है, ठीक है। और इसी की वजह से जो ये एरिया है वहां पे क्या दिख रहा है हमें, एकमुलेशन ऑफ, क्या है वहां पे, डेब्रिस। डेब्रिस क्या होती है, मलबा, ठीक है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, आप कंस्ट्रक्शन से बहुत सी चीजें जो है वो निकलती हैं, तो उसको आप फेंकते हैं कहीं पे, तो वो डेब्रिस कहा जाता है उसको, ठीक है। तो स्पेस में भी होता है डेब्रिस, धरती पे भी होता है, पानी पे भी होता है, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी, और वो डेब्रिस की फॉर्म में क्या होगा आपकी यहाँ पे, तो सिल्ट होगी, गाद जो होती है, रेत वगैरह, तो इकट्ठा होके अगर वहां पे कहीं जमा हो गया है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल राइज, जहाँ पे स्लोप की फुट में ये जो इकट्ठा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार हमें ऑयल डिपॉजिट्स वगैरह, ठीक है, मिनरल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, और इसको मैं थोड़ा डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ कैसे हम इसको करते हैं आइडेंटिफाई। देखिए ये हमारा छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये है, अब देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है ये लैंड है, वो कैसी भी हो सकती है, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ये लैंड का एरिया है। मगर ये जो इस लाइन के नीचे जो है वो अंडर सी की बात हो रही है, ये अंडर सी है, ठीक है। तो माना कि ये जो एरिया इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे ये जो मैं लिखा, ये बताया, ये तो लैंड, ये धरती है, ये धरती का एरिया है ऊपर, बट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब इससे जुड़ा हुआ जमीन के साथ, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। मतलब यहाँ पे शैलो एक्सटेंशन दिख रही है ना, ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा फर्क, बट धीरे 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 ये गहराई बढ़ती जाएगी, और जब ये बढ़ेगी, जैसे ये बढ़ गया, ठीक है, ये गहराई बढ़ेगी, तो इसमें एक ना ऐसे स्लोप, जैसे यहाँ पे ये दिखेगी, जैसे गहराई बढ़ेगी तो ये स्लोप हो गया, ठीक है। तो शेल्फ की एक्सटेंशन इस स्लोप हो। अब कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ दिखेगा, तो ये मैंने बताया, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल एकमुलेट होगा तो स्लोप के बिल्कुल पैरों, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज। बोलने का मतलब कि पहले शेल्फ देखी, फिर स्लोप आया, फिर राइज आया, क्योंकि वो एक ही, वहां पे कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, वहां पे मलबा डेब्रिस देखने को मिलती है। फिर जो आगे हम देखेंगे तो ये एक तरह से खाई आ गई, ट्रेंच आ गया ये, ठीक है, ट्रेंच हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा गहराई, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, स्लोप क्या है, राइज क्या है, ठीक है। ये हमारा टेक्निकली समझने के लिए चीज थोड़ा टाइम, बाकी है ये सारा
पानी, ठीक है, ये ओशन का पानी है, समुद्र का या ओशन, ये पानी है, ये नीचे का, तो ये सबमर्ज एरिया है और ऊपर लैंड है। वैसे वैसे इसकी जैसे जैसे इनको इसलिए कॉन्टिनेंटल कहते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट अटैच है ये चीजें, अगर जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये शुरुआती हमें पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए जो ट्रेंच बताया, ये ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच आपको पता है ये खाई, तो ट्रेंचेस जो है वो एक नैरो और स्टीप डिप्रेशन होता है। नैरो ही है देखो बिल्कुल, और एक स्टीप डिप्रेशन मतलब बहुत ही नीचे। आपको पता है खाई क्या होती है? ट्रेंच जिसको बोलते हैं। तो ये है बहुत ही गहरा पॉइंट होता है बिंदु, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, जैसे मैरीना ट्रेंच बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैरीना ट्रेंच जो है इसका मैंने एक और नाम भी बताया, याद है किसी को? चैलेंजर हाँ, चैलेंजर डी, ठीक है, बिल्कुल। तो मैरीना ट्रेंच को चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में बताया था मैंने ये? पैसिफिक ओशन में कहा है ये? किस देश के साथ पड़ता है ये एग्जैक्टली? याद होगा, मैंने बताया था। फिलीपींस। हाँ जी, फिलीपींस, ठीक है, बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, पैसिफिक ओशन, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखनी है क्योंकि न्यूज में भी आया, ठीक है। मैं तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन नियर फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है। फिलीपींस इज एन आर्किपेलागो। देखो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, ये सारे आइलैंड है, ठीक है। मालदीव, ये सारे आइलैंड हैं, हमारे पड़ोसी देश ही समझे जाते हैं ये, क्योंकि ये है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। फिलीपींस जो है वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, और वहां पे ये ट्रेंच देखा गया है, ठीक है। और नियरली कितनी डेप्थ बताई थी मैंने? 11,038 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर। ये धरती पे मतलब सबसे डेप्थ का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। बाकी ओशन रिजेस भी होता है, ठीक है, बट ये है कि इतना टेक्निकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को ही पूछा जाता है ये चीजें। हमें तो इम्पोर्टेंट जो टर्म है कोरल रीफ, समुद्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति, ठीक है। अच्छा, मेडिकल वाले ये इन्होंने सुना है कभी ये टर्म आपने बायो में, कोरल रीफ? जैसे कोरल रीफ क्या होता है तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। प्रवाल भित्ति, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति, और आप जूलॉजी के पोर्शन में इसको जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है। सो बॉटनी और जूलॉजी यहाँ पे मिक्स है। कोरल रीफ, ये कोरल रीफ्स जो हैं ये क्यों बनते हैं, ठीक है, और है क्या चीज ये? देखिए कोरल रीफ्स जो हैं ये बनते हैं ड्यू टू द accumulation and compaction of skeletons of lime secret organisms। अब ये एक लाइन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कि ये है क्या चीज और ये बनते कैसे। तो कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड, पहले मैं लाइन लिख देता हूँ, ड्यू टू द accumulation एंड कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन होता है कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, कॉम्पैक्शन कितना वो इकट्ठा होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ स्केलेटन्स। स्केलेटन क्या होता है? ऑफ लाइम सीक्रेट, सीक्रेटिव,
लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स। इनको बोला जाता है एक्चुअली में कोरल पॉलिप्स। ये जो मैंने लिखा ये है कोरल पॉलिप्स। इन्हीं कोरल पॉलिप्स की वजह से, ठीक है, कोरल रीफ बन जाते हैं। ठीक है, रीफ और ये बीती का मतलब है कि वहां पे वो चीज इकट्ठी, कोरल पॉलिप्स इकट्ठे होते रहते हैं और वो एक जमावड़ा जब बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम प्रवाल भित्ति के नाम से, कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। कोरल जो है वो एक्चुअली कहाँ मिलते हैं, तो ये टेक्निकली हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया में मिलते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं इनको देखने। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं और क्यों ये इतने ज्यादा जरूरी होते हैं फॉर मैरीन लाइफ। ठीक है, मैरीन लाइफ का मतलब है कि ये क्यों इतने जरूरी है जंग, जो हमारे जलीय प्राणी होते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये जो कोरल हैं ये कहाँ मिलेंगे हमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मिलेंगे हमें ट्रॉपिकल ओशंस। जैसे आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। ठीक है, बट इनके भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। तो पहली बात ये कहाँ मिलेंगे कोरल्स, मेनली ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है, ट्रॉपिकल ओशंस या सी, जहाँ पे ट्रॉपिकल सी हो गया या ओशंस। ट्रॉपिकल का मतलब है जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय एरिया, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे सनलाइट सफिशिएंट मिलती है। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज देखने को मिलती है, बिकॉज इनको जो है वो हाई मीन एनुअल टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो कितना चाहिए होता है, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री। अगर एवरेज हमारा सालाना इस रेंज में टेम्परेचर रहता है तभी कोरल रीफ बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को जर्मिनेट करने के लिए अगर टेम्परेचर जो है नहीं है, मतलब सनरेज ही नहीं मिल रही है, तो कोई चीज जो है उसको, जैसे हमें अगर सनरेज नहीं मिलेगी तो हम क्या जी पाएंगे, नहीं। तो सनरेज जो है जरूरी है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन इतना तो हम कर सकते हैं, है नहीं? अगर वो मिले ही ना हमें साल भर, तो वो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम शायद कर भी जाएं, मगर जो हमारे जो हम खाते हैं चीजें वो तो नहीं पैदा हो पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, कोरल रीफ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं अगर एनुअल वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, और वो मिलेगा हमें ट्रॉपिकल्स में ही। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के ऊपर जाएंगे तो वो नहीं मिल पाता। पहली बात, समुद्रों की जो वहाँ पे लोकेशन इतनी हैवी नहीं अगर है तो वहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिलता। तो जो ट्रॉपिकल ओशंस या सीज हैं वहाँ पे कोरल्स की फॉर्मेशन। अब देखिए कोरल्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्या है। अब एक छोटी सी बात समझिए कि एकमुलेशन का है इकट्ठा होना, जमावड़ा जैसे अभी ऊपर मैंने बताया, किसी चीज का इकट्ठा होना, कॉम्पैक्ट होना। ठीक है, और वो किस चीज का है, लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। हम देखिए बहुत से जलीय जो प्राणी हैं उनको देखते हैं, वो मरते भी हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, और उनको कोई उठा के बाहर तो ले जाता नहीं। ठीक है, वो वहीं पे मर रहे हैं और वहीं पे उनका जो है वो स्केलेटन्स जो है, ठीक है, वो वहीं पे सारे सिस्टम जो है वो उनमें लाइम सीक्रेट होता रहता है। ठीक है, और जो चीज हम वहां पे देखेंगे वो वहीं की वहीं रहे। ठीक है, और जलीय प्राणी भी घूम रहे। ठीक है, और ज्यादा चीजें भी आ रही है, तो वो जो होते हैं इनको हम इस चीजों को जब इकट्ठे होके कहीं साइड में लग जाएंगे उसको पॉलिप्स कहते हैं, कोरल पॉलिप्स। ठीक है, और यही जब बहुत ज्यादा, मैंने बोला अभी, इकामुलेशन इनकी हो जाएगी तो ये बन जाते हैं कोरल रीफ्स। जैसे आपने इनको देखा भी होगा। ठीक है, एक बार अगर आप देखेंगे तो ये हरे हरे जो है वो उसपे आपको होता ना क्या बोलते हैं उसको, शैवाल को क्या बोलते हैं, शैवाल ही होता है ना पानी में, क्या बोलते हैं, हाँ जी, एलिगेटर, हाँ,
तो जो एल्गी होती है, ठीक है, उस फॉर्म में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एल्गी जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो ग्रीनरी है वो एक समुद्र के प्राणियों के लिए, मैरीन जो कल्चर है हमारा, उसके लिए, मैरीन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बट इसके लिए एक कंडीशन मैंने बताई कि जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री चाहिए, ठीक है। ओशन जो है, सीज जो है वो ट्रॉपिकल होंगे, तभी ये टेम्परेचर हमें मिल पाएगा। अब देखिए कोरल जो है, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, ये डीपर वाटर में नहीं, मतलब फॉर्मेशन होती है, मतलब गहरे पानी में नहीं ये बनते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वहां पे सफिशिएंट सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये शैलो वाटर में ही देखने की कंडीशन ये होगी, ठीक है। शैलो वाटर मतलब उथले पानी में, नॉट डीप वाटर, गहरे पानी में नहीं हो, ठीक है। तो शैलो corals do not live in deeper waters, ठीक है, they only live shallow water, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि डीप वाटर में सनलाइट की कमी हो जाएगी, ठीक है, सनलाइट की कमी हो जाएगी और साथ में ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक चीज और बताई कि आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आई थिंक मैंने बताया था मैरीन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी किया था डिस्कस, तब आपको ये बताया था मैंने। तो जो सनलाइट और ऑक्सीजन है, इसकी सफिशिएंट जो है वो कमी हो जाएगी, सफिशिएंट ये नहीं मिल पाएंगे गहरे पानी में, इसीलिए ये शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं, ज्यादा गहराई में देखने को नहीं। दो कंडीशन तो हो गई। अब इसकी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, शेप और कहाँ कहाँ ये होते हैं, किस जगह पे, प्लेस पे, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ कोरल, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, और कंडीशंस के बाद इसके टाइप्स। देखिए एक होता है फ्रिंजिंग रीफ्स, चार तरह के होते हैं वैसे मेनली। दूसरा है बैरियर रीफ, तीसरा है पैच रीफ्स, और फोर्थ होता है एटॉल, ठीक है। एटॉल इसका नाम है, एटॉल रीफ्स में बोलते हैं, एटॉल। तो ये है इसके टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, पैच रीफ्स, एटॉल, ठीक है। और एक टर्म आएगी बाद में कोरल ब्लीचिंग, जो कि बहुत कॉमन है आजकल और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्रिंजिंग रीफ्स क्या है? सबसे पहले तो हमें पहले के ऊपर फोकस करना है, ये क्या है और ये कैसे बनते हैं। देखिए फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी जगह पे कैसे फॉर्मेशन हो रही है, वो है ये सारी आपके रीफ्स, कोरल रीफ्स ही, पर डिपेंड करता है कि उनकी पहचान क्या है, उनकी लोकेशन के हिसाब से और कहाँ कहाँ वो देखने को मिल रही है। देखिए ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, जैसे आइलैंड, हमारे जो मैक्सिमम ये कहाँ मिलेंगे, आइलैंड एरिया, ठीक है। आइलैंड में जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, जैसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन मैंने बताया आपको, जो शेल्फ का एरिया, ठीक है, जो उथला पानी है वहाँ पे, उस एरिया में हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन में ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जोड़ लो कि वहां पे देखने को मिल जाए, ठीक है? गहराई ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो वहां पे देखने को मिलेंगे, मगर ये आइलैंड में देखने को मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो आइलैंड, आइलैंड आपको पता है पानी से ढका मतलब घिरा हुआ एरिया है, तो उन आइलैंड्स पे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आइलैंड्स में ही मिलेंगे सारे ये, बट ये जो है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे फॉर्मेशन होती है। अब देखिए जैसे जैसे हम सीवर्ड जाएंगे, मतलब समुद्र की तरफ जाएंगे, तो स्लोप आएगी, तो जो स्लोप है वो स्टीप, वहां पे ये खत्म हो जाती है, तो उसके आगे ये जो है वो डेवलप नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि गहराई में डेवलप नहीं हो सकती,
ये शेल्फ और स्लोप के बीच में आइलैंड्स में देखने को मिल जाते हैं और ये कोस्टल लैंड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तटीय इलाका है, तटीय एरिया है, वहां पे जुड़े होते हैं और ये शैलो होते हैं और यहाँ पे देखने को ये मिलेंगे आइलैंड्स पे। तो ये लोकेशन है इनकी और इनके एग्जाम्पल कहाँ है, जैसे इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहाँ मिलेंगे मार्जिन पे फ्रिंजिंग रीफ्स? रामेश्वरम, रामेश्वरम पता ही होगा आपको, बताया भी था मैंने शायद, कहाँ आया था ये रामेश्वरम, मैंने हिस्ट्री में बताया था ये, ठीक है। एक मॉस्क बनाई थी रामेश्वरम में, किसने बनाई थी? कल बताया था शायद, कल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। हाँ, और ये कल ही पढ़ा था हमने शायद, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने रामेश्वरम में, अब रामेश्वरम जो है वो आपका तमिलनाडु का बहुत ही दूर का एरिया है, बहुत ही मतलब एक एंड पॉइंट ही समझिए। तो जो रामेश्वरम है यहाँ पे हमें फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसी के आसपास मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, अंडमान निकोबार है। जो अंडमान है, मन्नार है, रामेश्वरम है एरिया, ये तमिलनाडु में है और जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, आइलैंड में, श्रीलंका के पास, और अंडमान। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे हमें फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिलते हैं, मतलब है यहाँ पे कोरल रीफ्स। वो कौन सी टाइप है? फ्रिंजिंग। दूसरा मैं बता देता हूँ, अब ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है दूसरा जो है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रीफ है वो इसी टाइप का है, ठीक है। सो बैरियर रीफ, उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलो उसको तो हम देखेंगे, पर पहले पता होना चाहिए कि है क्या ये चीज। देखिए ये जो बैरियर रीफ है ये कोस्ट से दूर बनते हैं। पहली बात तो ये है जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे मैंने बताया फ्रिंजिंग रीफ्स क्या वो कोस्टल लैंड के साथ बनते हैं, मगर ये कोस्टल लैंड से डिस्टेंस पे बनते हैं, पहला डिफरेंस ये, ठीक है। सो ये कहाँ लाई करते हैं? एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, पहली बात पहला डिफरेंस हो गया कि वो तो कोस्टल लैंड पे बन रहे थे, बट ये जो बैरियर रीफ्स हैं ये अवे फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, तट से दूर बनते। और यहाँ पे जो हमारा रीफ बनेगा उसको हम शोर एरिया होता है ना, शोर, जैसे मैंने आपको टेम्पल बताए थे, शोर होता है समुद्र के साथ लगता हुआ एरिया, ठीक है। समुद्र यहाँ से शुरू ही होते हैं जो एरियाज, बट ये शोर से या कोस्ट से दूर बनेंगे, ठीक है। और जो हमारा वहां पे बढ़ने का तरीका, फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो तो वैसी रहेगी, ठीक है, जैसे होती है, बट इनका डिस्टेंस के हिसाब से ये दूर। अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो लार्जेस्ट बैरियर रीफ है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा कोरल रीफ है ये वर्ल्ड का। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और वो उसी टाइप का बैरियर रीफ। तो इंडिया में ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इन इंडिया इनके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षद्वीप। तो इंडिया में है इसका टाइप, तो लक्षद्वीप में मिलेगा और कुछ जगह पे निकोबार के जो आइलैंड है, ठीक है। तो अंडमान मैंने ऊपर सिर्फ अंडमान लिखा था और नीचे यहाँ पे निकोबार लिखा। तो अंडमान निकोबार है तो एक यूटी, बट अंडमान और निकोबार में अगर आप मैप में देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स, अलग अलग नाम है उनके, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक है। तो ये जो नाम है अलग अलग, तो निकोबार नीचे है और अंडमान ऊपर है, ठीक है, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे तो हमें फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिलते हैं, बट जो नीचे वाले पार्ट है जो हमारा निकोबार वाला या लक्षद्वीप वाला, ये बैरियर रीफ। लक्षद्वीप हमारा कहाँ है? अरब सागर की तरफ, केरल की तरफ, और निकोबार कहाँ है?
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये बैरियर रीफ्स है, ठीक है। जो तीसरा है वो है पैच रीफ्स। अब पैच देखने को ही लग रहा है कि ये बोलने में मतलब इसका नाम ही ऐसा है कि वो पैच होंगे। ये पैचेस मतलब जैसे देखिए सड़क खराब होती है तो सड़क को हम पैचेस डालते हैं, है ना, ऐसे धीरे धीरे जहाँ जहाँ खराब हुई है उसको पैच। तो वो उस तरह से ही ये नाम आया हुआ है डिसकंटिन्यूटी। कोई रेगुलर फॉर्म में नहीं बनते हैं, अलग अलग डिसकंटिन्यूटी लोकेशन में बनते हैं। इसको हम पैच रीफ्स कहते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे बन गया, वहाँ ये जो पैच रीफ्स होते हैं इसको लोकेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कहाँ बनते हैं। तो ये जो पैच रीफ्स हैं ये आइसोलेटेड होते हैं, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, अलग थलग बनते हैं, आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूटी। ये जो वर्ड होते हैं ना, एक एक दो दो वर्ड या लाइनें, ये कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। पैच रीफ्स आइसोलेटेड और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये शोर वर्ड या ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर पे ही देखने को मिलते हैं। देखो ऑन शोर और ऑफ शोर का क्या मतलब है। ऑन शोर का मतलब है तट के किनारे, समुद्र के बिल्कुल धरती से न लगता हुआ एरिया। और जो ऑफ शोर है, ठीक है, वो जैसे अभी मैंने बैरियर रीफ बताया, तो ये ऑफ शोर है। तो ऑन शोर मतलब जो धरती के साथ लगता हुआ जो शेल्फ का एरिया है वो ऑन शोर है। और जो ऑफ शोर है वो इससे लैंड एरिया से दूर की बात बोल रहा है, ठीक है, ऑफ शोर। तो ये आपको ज्यादातर जो शोर वर्ड देखने को मिलेंगे, मतलब ये शेल्फ से स्लोप की ओर इनका देखने को मिलेंगे। और ये जो रीफ स्ट्रक्चर हैं ये इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मेनली ये देखने को मिलेंगे गल्फ कच्छ की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ जो आपका गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, मेनली। और पाक की खाड़ी वहां पे भी देखने को मिलते हैं, पाक, गल्फ, पाक बे, ठीक है। तो ये जो है श्रीलंका के साथ है इसका रिलेशन, और ये जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है। तो कौन सा टाइप कहाँ मिल रहा है ये ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए न्यूज में जब चीजें आती हैं तो हमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन से रीफ कहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडियन ओशन में है पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा रीफ्स जो है वो कम हो गए, ठीक है, जो कि एक थ्रेट है मैरिन लाइफ के लिए, ठीक है। मैरिन हमारी जो जलीय प्राणी है वो स्ट्रगल करते हैं इस चीज से, उनको जो है वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ड्यू टू द लैक ऑफ कोरल फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो रह गया हमारा एटॉल, ये हम कल देखेंगे क्योंकि एटॉल जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरल रीफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कल कि क्या है, ठीक है। और कोरल ब्लीचिंग के नाम पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और आएगा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म लेगून सैलिनिटी, ठीक है, क्योंकि समुद्र में आपको पता है कि लवणता होती है। वो लवणता होती क्या है, ठीक है, टेक्निकली उसको हम देखेंगे कि वो लवणता बनती कैसे, क्यों इतनी ज्यादा लवणता होती है पानी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर इसमें कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई चीजें डिस्कस करनी है कोरल में क्या है, तो उसको भी हम शाम को